ओके स्टूडेंट्स, ऑन पेज हम ऑलरेडी कर रहे थे। ऑन पेज में हमने अभी चेकलिस्ट में देखा कि टाइटल ऑप्टिमाइजेशन हमने कैसे करनी है। काफी हद तक टाइटल ऑप्टिमाइजेशन हमने सीख ली थी, है ना। सीख ली थी टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। अब जो टाइटल आपने अभी ऑप्टिमाइज किए हैं अभी तक का, उन टाइटल्स पे आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। कुछ आपने क्रिएट किए टाइटल जो असाइनमेंट मैंने दी थी, कर लिए? घर पे नहीं किए? आप आज ना घर पे बैठ के वो ऑप्टिमाइज कर लेना। जितना मैंने सिखाया था, प्रॉब्लम बेसिस पे वर्ड्स निकाल सकते हो, सेंसरी बेसिस पे। जो जो टॉपिक टाइटल बनाने वाले है, उसकी पिक भेज दो ग्रुप में, इसके टाइटल्स बनाने हैं। चलो भेज देता हूँ। लिसन, आपने सेंसरी वर्ड्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड नीड बेस्ड वर्ड्स हैं, या फिर आइडियल फीचर्स हैं, या फिर पावर वर्ड्स हैं, उन सबका यूज करके ना आप खुद देखो सिचुएशन बेसिस पे पावर वर्ड यूज होने हैं या सेंसरी वर्ड्स होने हैं, प्रॉब्लम बेस्ड वर्ड्स यूज होने हैं या सोल्यूशन बेस्ड वर्ड्स यूज होने हैं, या फिर आइडियल फीचर्स यूज होने हैं। खुद ऐसे अच्छे से अच्छे इन्फ्लुएंसिंग से इन्फ्लुएंसिंग टाइटल क्रिएट करने हैं। मैं थोड़े से प्रोडक्ट और भी दे दूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो टाइटल के बाद जो हमारे पास अगली चीज है ना, वो है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा। टाइटल हो गए हमारे। सेकेंड थिंग, अच्छा पहले ना इंडस्ट्री में ऐसे टाइटल क्रिएट किए जाते हैं मोस्टली। कीवर्ड वन, हाइफन, कीवर्ड टू, और फिर ज्यादा ब्रांड के पाइप सिंबल के अंदर ब्रांड का नाम। यू यूज टू यू हैव यू मस्ट हैव यूज्ड टू सी दिस। काफी लोग ऐसे करते भी हैं, कीवर्ड बस टाइटल में डाल देते हैं, फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड, और ब्रांड का नाम। ऐसा कभी भी फॉर्मेट मत रखना, क्योंकि अभी भी कुछ न्यूसेंसेस ऐसे चल रही हैं कि हमने कीवर्ड डाल देने टाइटल में, दैट्स इट। पहला कीवर्ड फिर हाइफन के बाद दूसरा कीवर्ड। ये 2022 में शायद अपडेट आ गई थी, मंथ अक्टूबर, जिसमें ऐसे टाइटल्स गूगल खुद ही चेंज कर रहा है। ठीक है, हाइफन के बाद का हिस्सा वो डिलीट करके सिर्फ इतना सा हिस्सा रख लेगा, या इतना डिलीट करके आगे वाला सिर्फ इतना हिस्सा रख लेगा। आपकी टाइटल ही गूगल चेंज कर रहा है, इसलिए ये हमने मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल। ठीक है। सो सेकंड, अभी हमने क्या करना है, चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है। टाइटल के बाद जो अगली चीज हमारे पास होती है ना, वो है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेब पेज का अपना एक अलग यूआरएल होता है, और अगर मैं बोलूँ ना एसईओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, तो यूआरएल सी है। हमारे एक वेबसाइट उसमें थ्री पेजेस है तो सबके अलग अलग है। तीनों का अलग अलग यूआरएल है। ठीक है। तो यूआरएल हर एक पेज का एड्रेस होता है, और हर एक पेज के पास अपना एक यूनिक यूआरएल होता है। यूआरएल कुछ चार चीजों से बनता है, ऑल्दो इनके अलावा भी कुछ और पार्ट्स होते हैं यूआरएल के, बट हम पहले चार स्टडी करेंगे। प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। जो HTTP, HTTPS होता है ना, दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पे डोमेन नेम आ जाता है, नंबर 3 पे TLD एक्सटेंशन, और फिर नंबर 4 पे स्लग, टीएलडी भी होता है। टॉप लेवल डोमेन। जो .com .in ये सब है ना, ये सब TLD एक्सटेंशन होती हैं। तो अब प्रोटोकॉल की अगर बात करें, तो प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, एक HTTP और HTTPS। एस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट है सिक्योर। ये तब आता है जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट हो। और अगर आपकी वेबसाइट एस पे है, SSL सर्टिफिकेट है, HTTPS पे है, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट पे जब सर्वर डेटा ब्राउजर को सेंड करेगा ना, तो वो डेटा क्या होगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। डेटा की क्या हो जाएगी, इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्टेड डेटा क्या होगा, इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। इंक्रिप्टेड डेटा हैकर्स के लिए हैक करना उससे मुश्किल हो जाएगा। ये पहले भी बताया हुआ मैंने आप सबको, बोलो। इसलिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए, HTTP या HTTPS? HTTPS. And this is a ranking factor also. 2000, if I'm not wrong, 2017 में या 18 में गूगल ने रिवील कर दिया था कि हर एक वेबसाइट आप HTTPS पे होनी चाहिए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस करिए। बस आपको SSL सर्टिफिकेट परचेज करना, और आपकी वेबसाइट HTTPS पे हो जाएगी, आपके यूआरएल में HTTPS वर्ड आ जाएगा। ठीक है। डोमेन जो आपने होस्टिंग वगैरह परचेज किया ना, उसमें ऑलरेडी है SSL जैसे कि सर, जो मतलब गलत लोग होते हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, हम तो फिर ऐसे पी सकते हैं ऐसा सर्टिफिकेट, हम सिक्योर का टैग लगा के तो फ्रॉड कर सकते हैं लोगों के साथ। वो चीज नहीं है, ये तो है कि लाइक आपका जो डेटा सर्वर से ब्राउजर की तरफ आता है, तो डेटा सिक्योर रहे,
इसका मतलब सिर्फ मतलब एक- फ्रॉड नहीं खरीद सकते हैं। वो फ्रॉड अलग है, ये अलग चीज। ये तो है हैकर्स आपका डेटा ना चुरा। अदरवाइज एसएसएल के भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट्स के, आगे टेक्निकल एसए में बताऊंगा आपको। डोमेन, डोमेन के बारे में मैंने बता दिया था। अभी भी लोगों को ऐसा एक वहम है कि डोमेन के अंदर अगर हमारा कीवर्ड आ रहा है ना तो अल्टीमेटली इससे हमारे को रैंक लेने में हेल्प होएगी। ऐसा नहीं है। 2011 में ही गूगल ने एग्जैक्ट मैच अपडेट इंट्रोड्यूस कर दी थी, जिसके बेसिस पे पहले ऐसा होता था अगर आप अपने कीवर्ड में, जैसे आपको अगर फॉलो स्पोर्ट्स शूज के कीवर्ड्स पर रैंक लेनी है, तो अगर अपना डोमेन ही रख लेते हैं ना www.sportshoes.com, तो आपकी रैंक बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, गूगल रेलिवेंट मान लेता था आपकी वेबसाइट को। बट ये अपडेट अब नहीं वर्क करती, ये अपडेट अल्टीमेटली। वाई सो? बिकॉज गूगल के अकॉर्डिंग दिस किसी वेबसाइट के डोमेन में अगर कीवर्ड है, क्या वो क्वालिटी वाइज अच्छी होगी वेबसाइट पे? नो। इसलिए एग्जैक्ट मैच अपडेट कहाँ कब आ चुकी है, कब खत्म हो चुकी है? 2011 में ही खत्म हो चुकी है, तो इसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डोमेन नेम उसी बेसिस पे लो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, या तो ब्रांड नेम रखने की कोशिश करो अपना, या फिर अपनी निश रिलेटेड कोई वर्ड रखो डोमेन नेम। टीएलडी एक्सटेंशन भी मैंने बता दी थी आपको। जेनरिक टीएलडी एक्सटेंशन होती है जैसे डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, डॉट नेट है, डॉट इन्फो, डॉट बिज है फॉर बिजनेस, इन्फो फॉर इंफॉर्मेशन, जिसका कोई भी यूज कर सकता है। जेनरिक टीएलडी एक्सटेंशन अगर आपने रखी है, इससे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जेनरिक टीएलडी एक्सटेंशन से आपकी वेबसाइट थ्रू द वर्ल्ड रैंक ले सकती है मैक्सिमम कंट्रीज। ठीक है, बट अगर अल्टीमेटली आपकी जो टीएलडी एक्सटेंशन है स्पेसिफिकली डॉट इन पे है, लाइक कंट्री स्पेसिफिक टीएलडी एक्सटेंशन, तो अल्टीमेटली वो इंडिया में अच्छी रैंक लेगी, अदर कंट्रीज में नहीं लेगी रैंक जल्दी। ठीक है, स्पॉन्सर टीएलडी एक्सटेंशन जैसे डॉट एडू डॉट जीओवी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ले सकती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सो, डॉट ट्रैवल, डॉट म्यूजियम, बताया हुआ है ना पहले भी, है ना? तो अब ये कुछ गाइडलाइंस है, जब भी आपको अच्छे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स क्रिएट करने हैं, कैसे करने हैं, आपके यूआरएल के अंदर ना कीवर्ड डालने की कोशिश करो। यूआरएल में कीवर्ड, आप सोचने वाली बात है, यूआरएल में कीवर्ड कैसे आएगा? अगर ये हमारा पेज है, इसका यूआरएल क्या होगा? यही होगा ना, https://abc.com/ यहाँ पे आगे कुछ आएगा, स्लैश के आगे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्लग। ऑल्दो इसे स्पेसिफिकली सिर्फ स्लग नहीं बोलते, देयर इज अ डिफरेंस। परमालिंक भी बोलते हैं, बट मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। स्लग बोलते हैं इसे। तो स्लग के अंदर आप अपने पेज का कीवर्ड डालो, जो इसका मेन प्राइमरी कीवर्ड है ना इस पेज का, उस प्राइमरी कीवर्ड को आपने स्लग में डालने की कोशिश करनी और डालना भी है। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑन पेज। कीवर्ड कहाँ कहाँ डालना है? टाइटल में डालना है, और अभी कहाँ डालना है? स्लग में। ठीक है, उसके बाद आपने ना स्पेस यूज नहीं करनी पूरे यूआरएल में। अगर आप स्पेस यूज करते हो ना, तो उसको स्पेस को ना परसेंटेज के जैसे लिख लिया जाता है यूआरएल में। स्पेस की बजाय हाइफन यूज करो। मतलब अगर मुझे लेट इट बी अपने यूआरएल में लिखना है मैन शूज, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा मैन शूज, लाइक यूआरएल हो जाएगा abc.com/मैन, आगे स्पेस नहीं देनी, हाइफन यूज करना, शूज। ठीक है, कीप इट शॉर्ट, जितना हो सके यूआरएल शॉर्ट रखने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा लंबे यूआरएल्स नहीं बनने चाहिए। ओके, एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग शॉर्ट यूआरएल जल्दी रैंक हो जाते हैं। ओके, तो दिखते क्या सर, बड़ा वो दिखेगा या तो दिखेगा? लोअर केस में रखो यूआरएल्स, ऐसा नहीं है कि एम कैपिटल रख लें, सारे लेटर्स स्मॉल लेटर में होने चाहिए। डेट्स अवॉइड करो यूआरएल में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग में ना एक ऑप्शन होता है, जब हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पब्लिश करें, ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करें, उसमें डेट्स डाल सकते हैं, राइट? उधर प्रोफेशनली ऐसा करते नहीं है, बट हम चाहें तो हमने जिस दिन को ब्लॉग पब्लिश किया है ना, वो डेट ऊपर यूआरएल में आ जाएगी। अगर हम डेट मेंशन कर रहे हैं यूआरएल के अंदर, अगर डेट मेंशन कर रहे हैं, तो मान लो आज 1 अप्रैल को आपने क्या किया, एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की, यूआरएल के अंदर डेट आ रही है 1 अप्रैल 2024, ऐसी कोई डेट आ रही है, तो ऑन पेज कर ली, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने बैकलिंक्स बनाए 3-4 महीने तक, और पेज रैंक होना शुरू हो गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पेज में ना कुछ छोटा सा एडिट कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, वो इमेज चेंज करनी है, क्योंकि आपने कुछ एडिट किया, ऊपर यूआरएल का, यूआरएल में डेट फिर चेंज हो जाएगी, 3 महीने बाद वाली डेट आ जाएगी। ऊपर यूआरएल में डेट चेंज, इससे अब पूरा यूआरएल ही चेंज हो गया। गूगल की नजर में तो एक नया यूआरएल आ गया, एक नया पेज आ गया, तो पुराने यूआरएल पे जो बैकलिंक्स बने थे, जो अथॉरिटी जनरेटेड, सारी डिलीट।
जो भी रैंक हम पेज पे कुछ एडिट वगैरह करते हैं, हाँ अपना चेंज नहीं हो रहा है। नहीं होएगा, अगर डेट आप डेट डाल रहे हो तो डेट पे नई डेट आ जाएगी ना उसमें, ठीक है। डेट नहीं ना, डेट नहीं डालनी, इसलिए डेट का यूज ही मत करो यूआरएल में, बिकॉज हमने कंटेंट में चेंज करना ही है फ्यूचर में, तो कब क्या है। तो फिर साथ में डेट अगर चेंज होती जाएगी यूआरएल के अंदर तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली यूआरएल आपका डायनामिक बन जाएगा और यूआरएल चेंज हो जाएगा, और यूआरएल चेंज होने से पूरा पेज, पुराना पेज की सारी अथॉरिटी खत्म। रैंक की जाएगी। यस, वो सारे बैकलिंक जो 5-5 महीने लगा के बनाए हैं आपने वो सारे जीरो, कोई फायदा नहीं है उन बैकलिंक्स का, राइट। इसलिए यूआरएल में जब भी आप एक बार बैकलिंक बनाना शुरू कर रहे हो ना किसी भी पेज के, मेक श्योर उसका यूआरएल फाइनल है। पेज में कोई भी चेंज कर सकते हो पर यूआरएल में नहीं कोई चेंज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड यूजिंग नंबर्स। आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो उसमें अल्टीमेटली यूआरएल्स का पंगा था। वैसे पीएचपी बेस्ड प्रोजेक्ट था, वर्डप्रेस वगैरह पे नहीं बनी थी वेबसाइट। यूआरएल्स ना उन्होंने अल्टीमेटली बहुत ही डायनामिक रखे हुए थे, मैं आपको बताऊंगा डायनामिक यूआरएल्स क्या होते हैं। तो बहुत डायनामिक रखे हुए थे और डेवलपर को बात समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये यूआरएल्स नहीं काम चलेंगे, इनसे हमें यूआरएल्स को चेंज कर। बड़े मुश्किल से उसे बात समझाई और उसने पूरा एक सा सिस्टम अपना बैकएंड से चेंज करना था कि डायनामिक यूआरएल से स्टैटिक यूआरएल्स बन जाए, और ये चीज करने में उसे आराम से 1 महीना उसने लगा दिया। 1 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया प्रोजेक्ट पे, क्या करूँ बोलो? सिर्फ कंटेंट एमएस वर्ड पे लिख के रखता रहा, पब्लिश भी नहीं कर सकता, क्रॉल हो गए तो प्रॉब्लम फिर, राइट। तो इसलिए यूआरएल्स जब तक फाइनल नहीं हो रहे ना आप एसईओ को स्टार्ट ही नहीं कर सकते इन शॉर्ट। तो आप प्लान वर्क और कंटेंट साइट पे लिख के रख सकते हो, नथिंग एल्स कैन बी डन। डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ डॉलर हैशटैग, इनका यूज मत करो यूआरएल्स में, अवॉइड करो। रिजेंबल नेविगेशन, ये तो मैंने पहले भी समझा दिया आपको, रिजेंबल नेविगेशन। आप बताओ क्या होता है रिजेंबल नेविगेशन? मतलब पेजेस में, मतलब हम दूसरी पेजेस में भी जा पाए, नेविगेट कर सके। यूआरएल का इससे क्या लेना देना? यूआरएल, क्योंकि एक पेज दूसरी पेज से कनेक्ट होते हैं, सब सब कैटेगरी सब कैटेगरी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यूआरएल्स बनते हैं, Very good. कनेक्टेड होते Right. हैं। ठीक है। सो ये क्या था कि जैसे अगर हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है, होम पेज है, यहाँ पे कुछ कैटेगरी पेजेस है हमारे पास, शूज, टी शर्ट्स और वो लोग जीन्स, कैप्स। ये मैंने खुद को देख लिया मैं क्या कह रहा हूँ। शूज के अंदर हमारे पास कुछ पेज हैं, सब कैटेगरी पेज। मेन शूज, विमेन शूज, किड शूज। व्हाइट मैन शूज, और ये हो गया ब्लैक मैन शूज अंडर 1000। अब इनके यूआरएल क्या बनेंगे? होम पेज मान लो हमारा डोमेन है abc.com, तो होम पेज का यूआरएल क्या हो जाएगा? इट विल बी https://www.abc.com, ये यूआरएल हो जाएगा होम पेज का। अब इस वाले पेज का यूआरएल क्या है? इसका यूआरएल हो जाएगा ये https://abc.com/shoes, इसका https://abc.com/t-shirts। इसका क्या आएगा? इसका, क्योंकि ये सब कैटेगरी का पेज है ना, ये सारे क्या हो गए? तो उसमें नहीं आएगा कैटेगरी पेज है। इसका शूज का यूआरएल https://www. वहीं पे सब बता, ट्रिपल सब रखा पर ये है सब कैटेगरी के पेजेस, और नीचे है सब कैटेगरी, और फिर एंड सो ऑन। अब इसका यूआरएल क्या होगा बताइए? पूरा कैटेगरी के पेज का यूआरएल यहाँ डालना है ना, प्लस कर देंगे, मैन हो जाएगा सर आगे abc.com/shoes/man। ऐसा नहीं क्रिएट करना https
सर मैंने क्या शूज तो लगेगा सर? नहीं, abc.com, ध्यान दो, शूज हाइफन मैन ऐसा नहीं क्रिएट करना, बिकॉज अगर आप ऐसा क्रिएट करते हो ना, ये पेज भी फिर कैटेगरी पेज ही बन जाएगा। हमें दिखाने के लिए सब कैटेगरी पेज है, इसके पेरेंट यूआरएल को यहाँ पे एज इट इज डालना पड़ेगा, इसके पेरेंट पेज के, फिर उसके बाद स्लैश डाल के अगले हिस्से में सिर्फ मैन आएगा या एब्सेंट है उस दिन। ठीक है, क्लियर? तो ये अब यूआरएल्स, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, यूआरएल इसका पूरा, इसका पेरेंट कौन है, मैन पेज, ये सब कैटेगरी का पेज है ना, ये वाला ब्लैक मैन शूज, इसका पेरेंट कौन है, मैन शूज। तो पहले मैन शूज वाला पूरा यूआरएल यहाँ पे लिखना है, abc.com/shoes/man/black। अब ये इसका हो जाएगा यूआरएल। ऐसा करेंगे तो हम कह सकते हैं हमारे यूआरएल के नेविगेशन को रिजेंबल कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फिजिकल साइलो। अगर यूआरएल्स ऐसे नहीं रखे शायद हम, तो आपका साइलो नहीं बना, वो सिर्फ साइलो हमारी इमेजिनेशन में, टेक्निकली नहीं बना। ओके, फिजिकल साइलो यूआरएल्स के थ्रू और ब्रेड क्रम्स के थ्रू बनता है। ये दो वाला चीजें। फिजिकल साइलो हाँ, ये फिजिकल साइलो है। अच्छा, अब इस पूरी चीज में क्या है, और फिजिकल साइलो अगर नहीं बन रहा आपका, तो अल्टीमेटली रैंकिंग पे उसका पड़ेगा कुछ फर्क, कुछ क्या काफी फर्क पड़ेगा। अब जैसे इनका है तो इनका तो साइलो तो बनेगा ही नहीं। हाँ, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट में जल्दी नहीं बनता, बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो पूरा हिस्सा ना यूआरएल के .com के बाद वाला, डोमेन के बाद वाला, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्लग। और सिर्फ इस, जैसे ब्लैकमैन शूज के पेज का कितना पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट है ना इसका, तो इसको बोलेंगे परमल। सो देयर इज अ जिस डिफरेंस पेज का बिटवीन, बना है हाँ, जिस पेज का यूनिक पार्ट है यूआरएल में उसे परमालिंक बोलना, और .com के बाद वाले पूरे हिस्से को क्या बोलना है, स्लग बोलना। जैसे वो कैटेगरी हमारा सब कैटेगरी उसमें लिखा है मेन, तो वहाँ पे मेन शूज नहीं आएगा हमारा, सब मेन नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसे फिजिकल साइलो बना रहे हो, यूआरएल नेविगेशन के बेसिस पे आपने रखे हैं, तो गूगल क्रॉलर्स समझ पाएंगे कि आपके पास साइलोस हैं। नहीं तो उनके लिए, उनकी नजर में क्या है कि आपकी वेबसाइट पे जस्ट ऐसे ही नॉर्मली रैंडम पेजेस पब्लिश हुए पे अलग अलग टॉपिक्स पे, वो ऐसा मान लेंगे। तो फिर एक सर्टेन निश के ऊपर आपका ट्रस्ट रैंक डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए जरूरी होता है कि हमने अल्टीमेटली साइलोस सही से क्रिएट करने हैं। ओके, ये आपने रिकॉर्डिंग तो नहीं अटेंड की थी अभी शायद, वैसे पता थी चीजें आपको? तो ये रिकॉर्डिंग ना साथ साथ, अगर कोई क्लास मिस हो रही है साथ साथ करते तो इट्स वेरी, वो प्रॉपर लगा दो क्लास, उसमें वर्चुअल साइलो भी बताया, फिजिकल साइलो भी बताया, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग शायद अपलोड तो की हुई है मैंने, वैसे आज सारी भी हो जानी है। हमेशा HTTPS के ऊपर जाना है, ठीक है, वो आपको पता था, बट इम्प्लीमेंट ऐसे होना है, ठीक है, नहीं तो वो चीज हमारी सिर्फ इमेजिनेशन में है। गूगल को कैसे रिवील करेंगे, बताएंगे कैसे। लोकल एसईओ प्रोजेक्ट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लोकल एसईओ में लाइक जब आप किसी लोकेशन का पेज बना रहे हो ना, उसी के थ्रू सिमेंटिक एसईओ करके फिजिकल साइलो अगर बनाते हो, उसके आगे ब्लॉग पोस्ट यूआरएल सेम रख के पेरेंट यूआरएल, तो रैंकिंग में बहुत, उस सर्टेन सिटी के अंदर आपका ट्रस्ट रैंक बनना शुरू हो जाता है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इट शुड नॉट बी डायनामिक। अच्छा, डायनामिक और स्टैटिक यूआरएल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ, बिकॉज इसके लिए ना मुझे आपको पीएचपी और जावा टेक्नोलॉजीज को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। ओके, क्या डिफरेंस होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और जावा बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, और इन तीनों के अंदर यूआरएल्स कैसे डिफर करते हैं, और प्लस इनके एसईओ में भी फिर क्या चेंज आता है। ओके, तो डायनामिक वाले को अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ठीक है। यूआरएल समझ आ गए, तो इट मींस अभी ऑन पेज एसईओ जो हम कर रहे हैं, उस चेकलिस्ट के अंदर हमने 2 पॉइंट तो कवर अप कर लिए, ठीक है, 2 पॉइंट कवर अप कर लिए, एंड वो 2 पॉइंट क्या है, ये रहे, टाइटल ऑप्टिमाइज करना, यूआरएल ऑप्टिमाइज करना। हम ऐसा करते हैं 2 मिनट के लिए ना, आप इसे रिवाइज कर लो अपने माइंड में, मेरे को आंसर करो कि सारे पॉइंट आपने बताने के अच्छे एसईओ फ्रेंडली टाइटल में क्या फीचर होने चाहिए, और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में क्या होना चाहिए, बताने के बाद प्रयास करेगा। सर इसमें यूआरएल कुछ ना कुछ पता है, इसलिए 2 मिनट शांत होकर सारी रिवाइज करो आपके बंद। मेरे को तो पता क्या है, मेरे को ये पता है कि वो बीच में वर्ड ऐड कर रही है, उन वर्डों का नेम नहीं याद रहता सर, उन वर्डों को क्या बोलते हैं।
वर्ड पता है कौन सा लगानी है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे कवर अप हो गए, टाइटल यूआरएल। अब जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह गए, इनको हम अपकमिंग 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। मेटा डेटा, हेडिंग टैग, कैनोनिकलाइजेशन, इमेज, इंटरनल एक्सटर्नल और एंकर। एंकर टेक्स्ट तो है नहीं वैसे इसमें अभी इंक्लूडेड। तो अल्टीमेटली सारे पॉइंट खत्म कर देंगे। रह क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एंड स्कीमा। इसकी अलग क्लास है क्योंकि ये काफी इन डेप्थ स्टडी से करनी है। इस टॉपिक अब हमारा कल स्टार्ट होएगा, पर ओके, ब्लॉग के साथ देखो। मंडे को। ठीक है, तो मेटा डेटा से स्टार्ट करें। सैटरडे के आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, अभी मैं बताता हूँ, निकल आएंगे प्रॉब्लम्स। आपका होमवर्क चेक कर लेते हैं, अभी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हाँ, ये तो बात है सर। ये तो है ही लोग। प्रॉब्लम क्या है, मैं गलती निकालूंगा, काम दे दूंगा प्रॉब्लम। पर नहीं वैसे ज्ञान ही बिल्कुल सर, क्या, बिल्कुल सही सेंटर में। मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन। स्टूडेंट्स, मेटा डेटा क्या होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं ये। दीज आर कॉल्ड मेटा टैग्स। मेटा टैग्स एक्स्ट्रा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ऑन पेज करते समय जो ना क्रॉलर्स को या बोर्ड्स को हमारे पेज की कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स अगर आप अपने पेज के बारे में कुछ भी बोर्ड्स को कन्वे करना चाहते हो, गूगल क्रॉलर्स या किसी भी टाइप के क्रॉलर्स को कोई इंफॉर्मेशन अपने पेज के बारे में बताना चाहते हो, आप इसके थ्रू कर सकते हो। किस टाइप की इंफॉर्मेशन, किस टाइप की इंफॉर्मेशन में भी कि ये पेज एक्चुअल में, इस पेज की एक समरी, ये पेज एक्चुअल में है किस चीज से, ठीक है। मे बी ये पेज किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, मे बी इस पेज का ऑथर कौन है, राइटर कौन है, ठीक है। मे बी इस पेज को किस कंट्री या किस सिटी में स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उस सिटी में इसे रैंक करवाना है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे, मे बी इस पेज को हम गूगल में रैंक करवाना भी चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते, ये इंफॉर्मेशन। तो ऐसे काफी पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स हैं, हमें अपने पेज के बारे में गूगल क्रॉलर्स को कन्वे करनी होती है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो मेटा डेटा का यूज होता है। मेटा डेटा के काफी सारे टैग्स है, पर ये 4 टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका हम एसईओ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कौन कौन से, ये है वो टैग्स। फर्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, मेटा जियो टैग एंड फाइनली मेटा रोबोट टैग। ओके, 4 टैग्स की काफी इंपॉर्टेंस है। जियो टैग तो अभी नहीं इंपॉर्टेंट, कीवर्ड टैग भी नहीं इंपॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली यूजेस इसका भी अभी हो रहा है इंडस्ट्री। ओके, तो 4 टैग्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास जो टैग है, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। तो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग अल्टीमेटली क्या करता है, आपके गूगल क्रॉलर्स को बताता है कि आपके पेज की समरी, काइंड ऑफ समरी। और मेटा डिस्क्रिप्शन जो आप लिखोगे ना, बाहर ऐसे दिखाई भी देगी, ब्लू के नीचे। हाँ ब्लू के नीचे, ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन ही है। तो यहाँ पे क्या रखना है आपने, वो आप मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू प्रोवाइड करोगे। ओके, दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। इसकी कुछ गाइडलाइंस है, जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करोगे, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 160 कैरेक्टर। ट्राई करो 160 टू 165 कैरेक्टर में खत्म करो, जैसे टाइटल 60 कैरेक्टर की लिमिट के साथ आता है। इसमें कॉल टू एक्शन डालो, वही कीवर्ड अपने डालो। अच्छा, टाइटल की तो लिमिट कम है 60 कैरेक्टर, सिर्फ एक सिंगल प्राइमरी कीवर्ड ही डाला जा सकता है, पर यहाँ पे तो आप सेकेंडरी भी डाल सकते हो ना कीवर्ड अपने, राइट। तो जो सेकेंडरी कीवर्ड थोड़े से यूनिक है ना, जिन पे थोड़ा सा लग रहा है कि वर्ड्स कुछ डिफरेंट से यूज हो रहे हैं उसमें, है ना, तो वो वाले सेकेंडरी कीवर्ड्स आगे आप डाल दो, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसे यूनिक, हर एक पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल यूनिक होने चाहिए, किसी भी पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल सेम नहीं होने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसके लिए एसईओ में बेनिफिट होगा इसका। हाँ यस, रैंकिंग फैक्टर, इसमें कीवर्ड डालने हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है आपने, अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है, 160 कैरेक्टर में, और थोड़ी यूनिक रखनी है, पावर वर्ड्स वगैरह रखनी है, अच्छी लिखनी है। अगला जो टैग है हमारे पास वो है मेटा कीवर्ड टैग। अभी सिर्फ नॉलेज ले लो, प्रैक्टिकल कल करेंगे कि कैसे करना है सर, ठीक है। मेटा कीवर्ड टैग, मेटा कीवर्ड टैग का यूज होता है गूगल क्रॉलर्स को बताने के लिए कि हमारा एक सर्टेन पेज कौन से कीवर्ड्स पे हमें रैंक करवाना। एक टाइम ऐसा था जब गूगल इंटेलिजेंट नहीं था, तो 1998 में उसका बर्थ हुआ गूगल का। उस समय उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो जज कर पाए कि किस पेज को किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है। तो वो ना डायरेक्टली जिस पब्लिशर से पूछता था कि आप बताओ कि हमारे पेज को किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है। तो आप अपनी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप खुद मेटा कीवर्ड टैग के थ्रू बताओगे
कि मेरे इस पेज को इन कीवर्ड्स पे क्या करना है, रैंक करवाना। मेटा कीवर्ड्स। इट मींस मैं अपनी वेबसाइट पे अगर मान लो 2 पेज बना रहा हूं, एक पेज बना रहा हूं मेन शूज का और दूसरा बना रहा हूं ब्लैक मेन शूज का। सब कैटेगरी होगी। अब इन पेजेस को सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड पे तो रैंक नहीं करवाना होगा, मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करवाना होगा। तो ये पेज कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक होना है, मैं मेटा कीवर्ड टैग के थ्रू गूगल को बता सकता हूँ। तो मेरा पेज कौन से कीवर्ड पे रैंक होना है ये मैं बताऊंगा गूगल इस टैग के थ्रू। तो ऐसे होता था मेटा, ये HTML टैग है, इसे बस आप अभी आप देख लो, आपको ऐसे क्रिएट नहीं करना अभी, एटलीस्ट तो नहीं करना। कीवर्ड्स स्पेस कंटेंट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में कीवर्ड 1 क्या हो गया, ब्लैक मैन शूज, और इसे किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है, मैन शूज ब्लैक, और किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है, ब्लैक शूज फॉर मैन। ठीक है, ऐसे काफी सारे इनकी कीवर्ड। टेंशन तो सेम ही हो गई। हाँ, तो जो जो कीवर्ड्स पे रैंक करवाना है वो हमने डाल दिए। टेंशन सेम भी हो। यस, कहाँ डालने हैं, हेड सेक्शन में डालने होते हैं। हेड बॉडी फुटर 3 सेक्शन होते हैं ना, हेड सेक्शन में डालने होते हैं। पहले आप कहते हो जिनकी टेंशन सेम हो उसको एक सिलेक्ट करना उसमें से। ये पेज बच्चे पेज तो एक ही बनाना है, पर ये पेज रैंक तो इन तीनों ही कीवर्ड्स पे रहेगा ना। ठीक है, वैसे इसके भी जो कीवर्ड्स हैं वो डाल देने हैं। और गूगल बेचारा इतना इनोसेंट था, जो कीवर्ड हम बोलते थे रैंक करवा देता था। जमाना ही अच्छा था वो तो। ठीक है, तो अब गूगल इनोसेंट था ना, बट लोग नहीं थे। अब सोचने वाली बात है, मैं मेन शूज का पेज बनाऊंगा, एक ब्लैक मैन शूज का बनाऊंगा, मेहनत होगी। फिर एक व्हाइट मैन शूज का बनाऊंगा और मेहनत, फॉर्मल शूज का बनाऊंगा और मेहनत, स्पोर्ट्स शूज का बनाऊंगा और मेहनत, कितने पेजेस बनेंगे। क्यों ना ऐसा किया जाए, मैन शूज का एक सिंगल पेज बना के इसके मेटा कीवर्ड टैग के अंदर सारे कीवर्ड डाल दो, ब्लैक मैन शूज, व्हाइट मैन शूज, ग्रे मैन शूज। यूजर गया, यूजर को एक्सपीरियंस उसका खराब हो रहा है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, बट मैं मेटा कीवर्ड टैग के अंदर सारे कीवर्ड डाल के अल्टीमेटली हर एक कीवर्ड पे रैंक दे, तो गूगल दे भी देता था, पर इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा था, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। लोग लिख रहे हैं एडिडास शूज, एडिडास शूज, क्या इंटेंशन है, एडिडास की वेबसाइट पे जाके शूज परचेज करने, पर एफिलिएट मार्केटिंग वाला बंदा क्या कर रहा है, अपने मेटा कीवर्ड टैग के अंदर, टाइटल के अंदर, यूआरएल के अंदर, कंटेंट के अंदर एडिडास शूज बार 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 ज्यादा से ज्यादा बार लिख रहा वो तो है, और उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है। ये गलत, जैसे वेबसाइट बैन नहीं कर देते, बंद नहीं कर देते अगर वही किसी तो और का बोल, ये brand- पुराने समय की बात हो रही है। ठीक है, 2003 से पहले की। तो इस कारण से गूगल ने क्या कर लिया, फ्लोरिडा नाम का एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया 2003 में, जो अल्टीमेटली जो लोग मेटा कीवर्ड टैग का गलत यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी कीवर्ड्स डाल रहे हैं, जिन कीवर्ड्स को नहीं भी रैंक करवाना, मतलब वो पेज रेलिवेंट ही नहीं है उस कीवर्ड के हिसाब से, उनके ऊपर पेनल्टी। इसलिए आज के टाइम पे गूगल कहता है मैं इतना इंटेलिजेंट हो चुका हूँ, मैं आपसे पूछ के क्यों देखूं कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि आपका पेज कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। मैं खुद उस कीवर्ड, उस पेज की क्वालिटी जज कर लूंगा, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लूंगा कि मेरा पेज, आपका पेज कौन से कीवर्ड पे रैंक होना है, कौन सा नहीं। तो आप ऑन पेज करते हो गिन के सिर्फ 5-6 कीवर्ड्स के को सिलेक्ट करके, बट आपकी रैंक हजारों कीवर्ड्स पे आती है। हमने देखा था उस दिन, है ना, इतने वर्ड नहीं थे, 2200 वर्ड्स का कंटेंट था, पर रैंक 6500 कीवर्ड्स पे ले रहा था। तो गूगल ने वो डिसीजन लिया ना, कौन से, इसे मेटा कीवर्ड टैग की आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस क्या, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। इसलिए इसे रखो चाहे ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आपसे पहले वाले किसी बंदे ने इस टैग का यूज भी किया है, तो मेक श्योर इस टैग के अंदर जो कीवर्ड डाले तो रेलिवेंट हो, प्लस 5-6 कीवर्ड उससे ज्यादा ना, ओवर कीवर्ड्स मत डालो यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो यूज ही मत करो। अगर करना भी है, या फिर होता है ना किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो उससे पहले जो बंदा उसने डाला हुआ मेटा कीवर्ड टैग, हर एक को अच्छी नॉलेज नहीं होती एसईओ की, मेटा कीवर्ड में कितने कीवर्ड आ सकते हैं? 5-6 डाल दो। हर एक को अच्छी नॉलेज नहीं होती एसईओ की। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, आपके पास सारे फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जिसपे ऑलरेडी पहले से एसईओ चलती थी। सब जॉब भी करोगे वहां पे भी ऐसे ही होएगा। तो कितने लोगों को अभी भी हाफ नॉलेज ही एसईओ की, बट दे स्टिल थिंक दैट कि उनको अच्छी नॉलेज है, राइट। और उस कारण से मतलब बैकलिंक बनाने आते तो सब कुछ आता है उनको,
कोई प्रोजेक्ट लेना, कीवर्ड डाल रही टाइटल के अंदर, कंटेंट में, और बैकलिंक बनाना शुरू, सालों साल प्रोजेक्ट चलता है। ओके, एंड क्लाइंट जब थक जाएगा पैसे दे दे के पीछे हट गया, वो नहीं थकते बैकलिंक बना के, राइट। तो अब प्रॉब्लम वही है, ऐसे लोग हो सकता है मेटा कीवर्ड टैग का गलत यूज कर रहे हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे से सही करना, ठीक है। चलो, थर्ड हमारे पास अल्टीमेटली जो टैग है वो है मेटा जियो टैग। जियो टैग अब वैसे यूज नहीं होता बिकॉज गूगल कंटेंट को देख के समझ आता है कि किसी पेज की क्या लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंस है। बट एक समय ऐसा था हमें ना, जैसे मान लो आपको प्रैक्टो जैसी वेबसाइट बनानी है, आपने एक पेज प्रैक्टो की वेबसाइट पे बनाया ये वाला, जिसमें आप क्या करोगे, हार्ट स्पेशलिस्ट को लिस्ट करोगे, हार्ट स्पेशलिस्ट इन चंडीगढ़, और दूसरे पेज पे आप क्या कर रहे हो, हार्ट स्पेशलिस्ट इन दिल्ली, इस चीज पे बना रहे हो पेज। अब ये वाला पेज चंडीगढ़ वाले, चंडीगढ़ में इसकी रेलिवेंस है, इस पेज की रेलिवेंस क्या है, दिल्ली में। तो इट मीन्स जब कोई बंदा इस कीवर्ड को लिख रहा है हार्ट स्पेशलिस्ट नियर मी, तो आपका कौन सा पेज रैंक होना चाहिए, चंडीगढ़ वाला या दिल्ली वाला, डिपेंड करता है ना। अच्छा, अगर एक कीवर्ड ही मुंबई में लिखा जा रहा है फिर कौन सा पेज रैंक होना चाहिए, मुंबई का होगा। कोई भी नहीं, मुंबई का है नहीं पेज हमारे पास, ठीक है। बट अगर ये पेज चंडीगढ़ में रैंक हो, चंडीगढ़ में लिखा जा रहा है कीवर्ड, तो उस समय कौन सा पेज रैंक होना चाहिए, चंडीगढ़ वाला। और ये वाला कब रैंक होएगा, जब ये कीवर्ड दिल्ली में बैठ के लिखा जा रहा है। अब ये चीज गूगल को कैसे बताई जाएगी कि इस पेज को चंडीगढ़ में सिर्फ रैंक करवाना है मेटा जियो टैग के थ्रू, और ये कैसे क्रिएट करते हैं, अब वैसे ऑल दो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, ऑन पेज से सब समझ आ जाता है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो जियो टैग जनरेटर। ओके, जैसे आप करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आ गई जियो टैग जनरेटर की, इसे ओपन किया मनीष, हाँ जी, तो यहाँ पे अगर चंडीगढ़ लिख के, अगर मैं सर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, नहीं अगर यहाँ पे अल्टीमेट में चंडीगढ़ लिख के सर्च कर रहा हूँ, तो इसने मेरे को ना चंडीगढ़ का नीचे जियो टैग बना के दे दिया। अगर यहाँ पे सिटी नेम भी आप लिख देते हो कि चंडीगढ़ की सिटी नेम चंडीगढ़ ही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पूरा जियो टैग 4 लाइंस का बन गया। इसे कॉपी करके आप हेड सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो, कैसे वो कल बताऊंगा, है आज सिर्फ थियोरी, कल प्रैक्टिकल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं हेडर टैग्स, हेडिंग टैग्स। जो आप अपने पेज में हेडिंग्स यूज करते हो ना, उसे हम बोलते हैं हेडर टैग्स या हेडिंग टैग्स। हेडिंग्स यूज करते हो ना, टेक्स्ट कैसे लिखते हो, टेक्स्ट और हेडिंग मिलके लिखते हैं, है ना। हेडिंग टैग्स हमारे पास टोटल 6 हेडिंग टैग्स होती है, H1 से लेके H6 तक, H1 से H6 तक 6 हेडिंग टैग्स होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। हाँ, सो डू यू नो हाउ टू यूज दिस। जो हमारा प्राइमरी के बारे में सुपर एप्पल नेम्स है, उसके अंदर जो भी जो डाटा उसके रिलेटेड आता जाए, तो फिर जैसे H2 में कोई आ गया उसके नीचे कोई डाटा आ गया तो वो कीवर्ड आता है H3 में चला जाएगा। बट वो तो होगा कीवर्ड का यूज, पर H1 आपको कब यूज करना चाहिए, H2 कब यूज करना चाहिए, H3 कब करना चाहिए। जब ज्यादा लंबा टाइटल है तो जैसे मैं टॉपिक लिख रही हूँ, उसने हेडिंग दे दी H1 की, तो उसके नीचे 2 का पॉइंट बना के 3 का पॉइंट, उसके नीचे जो टॉपिक से रिलेटेड ही अगर पॉइंट्स बनते हैं तो। वेरी गुड। सो मैं भी एक बार बता देता हूँ, स्कूल डेज में वी यूज्ड टू राइट एसेस, है ना, एसे महात्मा गांधी। ये टॉपिक हमने पहले भी किया था पिछले बैच में। मेरे को रहता ही नहीं, वही बताती हूँ मेरे पास। सेम। और क्लास में क्या होता था, एग्जाम हो रहा है आपका, तो अगर नहीं आता एग्जाम तो ये लिखने में सबसे ज्यादा टाइम जाता था, इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा, है ना, सजा के। तुम आता नहीं है तो ये हेडिंग की सजानी पड़ेगी। सबसे बड़ी हेडिंग लिखते थे हम क्लास में, है ना। उसके बाद टेक्स्ट लिखना शुरू, पैराग्राफ लिखना शुरू। पहला हो गया लेट इट बी इंट्रोडक्शन पे, फिर हो गया उनके करियर पे पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ को एक यूनिक हेडिंग मिल रही है ना। इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी, इंट्रोडक्शन। सेकंड वाले पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी, करियर। थर्ड की होगी, मान लो उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए हैं,
ऐसे लिख लो पहले तो। सत्याग्रह। अब सत्याग्रह तो उन्होंने बहुत बहुत किए हैं। सत्याग्रह में सबसे पहले चंपारण पहले हम ऐसा कर लेंगे, उन्होंने अफ्रीका में जो नेशनल मूवमेंट प्ले किया वो वाले हो गया, तो अफ्रीका मूवमेंट आ गया यहाँ पे, इसको हेडिंग देखिए अल्टीमेटली, इसमें अल्टीमेटली हमने लिख लिया। फिर इंडियन मूवमेंट आ गया कि इंडिया में हमने कौन कौन से सत्याग्रह किए, उसकी हेडिंग हो गई। फिर इंडिया के अंदर चंपारण सत्याग्रह किया था, और कौन सा किया था, सॉल्ट मार्च सत्याग्रह नहीं थी ना, ठीक है। तो चलो मुझे नाम भूल गया अभी, बट मान लो सेकंड और थर्ड यहाँ पे हेडिंग आ गई। अब आप देख रहे हो पूरा कंटेंट, पूरा आर्टिकल हेडिंग से भरा हुआ। अभी सर ये जो एक हेडिंग है ऐसे और महात्मा गांधी, पूरे आर्टिकल की एक सिंगल हेडिंग, ये बनेगी H1 के अंदर। H1 रिप्रेजेंट करता है हमारा टॉपिक है, इसलिए पूरे पेज, आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं, कितने टॉपिक्स पे एक पेज बनता है, हर एक पेज गूगल गाइडलाइंस के हिसाब से एक सिंगल टॉपिक पे बनना चाहिए। मतलब हर एक पेज पे एक H1 से ज्यादा एक H1 टैग नहीं होने चाहिए। अगर आपने लगा दिए ना 2 H1 टैग, तो गूगल की नजर में आपका पेज 2 टॉपिक्स पे है, आपका कॉन्फिडेंस स्कोर पीछे से लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होता है आगे जाके कंटेंट की क्लास में देखेंगे। और कॉन्फिडेंस स्कोर लो होने के कारण आपके पेज 1 पे आने की रैंकिंग काफी कम हो जाती है, चांसेस। इजी कीवर्ड्स पे नहीं मैटर करता, डिफिकल्ट पे बहुत मैटर करती है सब चीजें। जैसे ये इंट्रोडक्शन और करियर, ये H2 H3 है। यस, और हर एक पैराग्राफ की जो हेडलाइन है, अब मुझे बताओ इंट्रोडक्शन वाली हेडलाइन ज्यादा अच्छी है या करियर वाली है? इन दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है? इंट्रोडक्शन नहीं, इन दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, तो है। क्योंकि ये भी एक अपने यूनिक पैराग्राफ की हेडिंग है, ये भी यूनिक पैराग्राफ की हेडिंग है। तो ये हो गया H2, ये भी हो गया H2, ये भी हो गया H2। तो हर एक पैराग्राफ की हेडिंग होगी H2। और हमारे पेज पे क्या बनते हैं, पैराग्राफ नहीं बनते, सेक्शंस बनते हैं। तो हमारे पूरे पेज पे अगर 5 सेक्शन बन रहे हैं तो 5 H2 टैग होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक पैराग्राफ के अंदर आगे जो पॉइंट आ गए अफ्रीका और ये, इन सब की हेडलाइन क्या होगी, H3 और इसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी हेडिंग क्या होगी, H4। तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा होता है, ये वेब पेज है हमारा। मोस्टली हर एक वेब पेज अलग अलग सेक्शन से मिलके बनता है, सेक्शन कॉलम से मिलके बनते हैं, कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली एक H1 टैग पूरे पेज का होगा। H1 टैग पूरे पेज में सिर्फ सिंगल यूज होना चाहिए, मोर देन वन बिल्कुल भी नहीं यूज होना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग। H2 हर एक अल्टीमेटली पैराग्राफ की हेडिंग होगी, सॉरी सेक्शन की हेडिंग, और कॉलम्स की हेडिंग को हम क्या बोलेंगे, H3। उसके अंदर अगर कोई हेडिंग यूज करनी है H4, ये मत करना कि H2 के बाद डायरेक्टली H4 यूज कर लिया। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो डिजाइन वाइज तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा। डिजाइन वाइज तो आप H3 लगा के उसका साइज H1 से भी बड़ा रख सकते हो। डिजाइन वाइज देखने में कुछ फर्क नहीं लगेगा, पर जो गूगल क्रॉलर्स है ना, वो ह्यूमन के जैसे कंटेंट को नहीं अंडरस्टैंड करते। आपने सुना है स्ट्रक्चर कंटेंट के बारे में, है ना? स्ट्रक्चर कंटेंट यही होता है, वो हमारी कोडिंग के थ्रू हमारे कंटेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। H1 के थ्रू पहले वो अंडरस्टैंड करेंगे पूरे पेज का टॉपिक क्या है, और इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कौन से लिखेंगे, H2 के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सब टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक कौन से हैं वो H3 के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर कंटेंट रहता है तो हमारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं रैंक लेने के इंक्रीज। कैसे? लेट्स से हाउ टू मेक कॉफी, नहीं, let's change the keyword, ranking top 10 SEO ranking factors। यस, आप देख रहे हो इसने, गूगल ने क्या किया, इस वेबसाइट से सिर्फ 8 पॉइंट या 10 पॉइंट निकाल के यहाँ पे रैंक करवा दिया। अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू टैब के अंदर, ओपन करके यहाँ पे तो इतना बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, इतना बड़ा आर्टिकल, राइट? पर इस आर्टिकल में से सिर्फ उसने यही वाला एक पैराग्राफ क्यों बाहर रैंक करवाया, ये वाला? चाहता तो ये वाला भी तो रैंक करवा सकता था, पर रेलिवेंट ये वाला ना। पर उसे कैसे पता चली इसकी रेलिवेंसी? स्ट्रक्चर कंटेंट के थ्रू, स्ट्रक्चर कंटेंट के अंदर थ्रू उसे पता चल गया ये एक सब टॉपिक है। ओके, ये सब टॉपिक इस पूरे आर्टिकल के अंदर इतने हिस्से में लिखा हुआ है, ठीक है, और उस हिस्से को उठा के उसने सिर्फ बाहर रैंक करवा दिया।
अगर गूगल इतना काम कर सकता है तो क्या इससे साफ है कि वो हमारे कंटेंट को भी स्ट्रक्चर्ड वे में समझ पाएगा। अगर टैग डेवलपर्स ऐसे करते, जो आपके पास वेबसाइट आएगी ना डेवलपर की, तो ऐसे उल्टे सीधे टैग लगाएंगे, जहाँ H2 लगना चाहिए H1 लगाएगा, एक H2 होगा 50 H1 लगाएंगे, ठीक है। तो वो आपको फिर सही करने हैं या करवाने, क्लियर। हेडिंग टैग्स, एच तो बोल रहा है कि 5 लाख से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अरे नहीं, जितने सेक्शन है हर एक सेक्शन का अपना एक अलग H2, अगर 5 सेक्शन है तो H1 5, सारे एक साथ। H1 तो पूरे पेज पे पूरे सिंगल page ही पे। होना चाहिए, यस। H2 और H3 कितने होते हैं? वो बच्चे कितने में कर अगर सकते हैं? सेक्शन के अंदर कॉलम बन रहे हैं उनकी हेडिंग H3 के थ्रू बनेगी, कॉलम्स के अंदर वो बन रहे हैं, सब टॉपिक्स बन रहे हैं, उनकी हेडिंग H4 के थ्रू बनेगी। कहने का मतलब H2 और H3 से फर्क नहीं पड़ता, वो कितने भी लगाते हैं। हाँ, ये बाकी जितने मर्जी लगाते जाओ, पर स्ट्रक्चर्ड वे में ना, जहां जरूरत है। अब कॉलम्स की हेडिंग को आप H2 नहीं ना दे सकते, जी। इसे H3 देना पड़ेगा, जी जी वो। ठीक है। क्योंकि नहीं तो गूगल जो अंडरस्टैंड करेगा ना आपका कंटेंट, वो गलत अंडरस्टैंड करेगा। पता कैसे अंडरस्टैंड करेगा गूगल की नजर में, ऐसा हो जाएगा, ऐसे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है करियर, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, और यहाँ लिखा जा रहा है ऐसे ऑन महात्मा गांधी, और फिर टेक्स्ट है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा जा रहा है सत्याग्रह, ठीक है, और यहाँ पे अल्टीमेटली मतलब ये लिखा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह, यहाँ लिखा जा रहा है अफ्रीका सत्याग्रह, मतलब उससे ऐसा समझ आएगा आपका कंटेंट, कंफ्यूज हो जाएगा है क्या ये। वो बहुत स्मार्ट है। अंडरस्टैंडिंग। I can say that Google knows you better than yourself, you people. Google knows me better than myself. Okay? चलो, अब एक और चीज, एक तो इनको यूज सही से करना स्ट्रक्चर्ड वे से, क्योंकि अगर नहीं करते तो आपका कंटेंट अनस्ट्रक्चर्ड रह जाएगा, ओके। और सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको इनमें कीवर्ड्स यूज करने की कोशिश करनी है। अब कई लोग ना इस चीज को बहुत सीरियस ले जाते हैं, H1 में तो आराम से हो ही जाता है कीवर्ड यूज, कोई बड़ी बात नहीं, टाइटल के जैसे ही बनता है H1 टैग, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। पर H2 H3 में ना हमेशा कीवर्ड यूज नहीं हो पाते। अगर आप फोर्सफुली उसमें कीवर्ड यूज करने की कोशिश करोगे ना, H2 मतलब हर एक सेक्शन की हेडिंग है और उसमें भी कीवर्ड यूज करे, सब कॉलम की हेडिंग है उसमें भी कीवर्ड यूज करे, फोर्सफुली अगर कीवर्ड यूज करने की कोशिश करोगे तो मीनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए H1 के अंदर कीवर्ड रखो और H2 H3 के अंदर H4 के अंदर रखने की कोशिश करो। होता है ठीक है, नहीं होता इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कंटेंट के अंदर पाए सकते हैं। हाँ, फोर्सफुली डालने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, ओके। तो इतना इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। स्कीम हम आपका कल करेंगे, यहाँ 20 मिनट। कैनोनिकलाइजेशन अगला, ऑल्दो है तो कैनोनिकलाइजेशन टेक्निकल एसईओ का पार्ट, ओके, ऑन पेज का नहीं है। बट क्योंकि देखो टेक्निकल एसईओ के कितने काम ऐसे होते हैं ऑन पेज के साथ साथ हर एक सिंगल पेज पे करना पड़ता है, स्कीमा इसी का पार्ट है, तो फिर बेटर है ना बाद में थोड़ी ना एक बार ऑन पेज करते समय हर एक पेज की ऑन पेज करने, तो टेक्निकल के लिए फिर 2-3 छोटे छोटे काम के एक एक पेज को एडिट करेंगे क्या, बेटर है ना साथ में ही काम खत्म हो जाए ऑन पेज के टाइम पे। तो इसलिए हमारे पास अगला जो टॉपिक है दिस इज कैनोनिकलाइजेशन, ओके। सो डू यू नो दैट व्हाट इज इट, डुप्लीकेट मतलब एक पेज के डुप्लीकेट होता है। राइट, डुप्लीकेट वर्जन से लगता है। और वैसे कैनोनिकलाइजेशन का इससे ऊपर भी यूज, बट अभी मैं भी इतने समझाऊंगा कहां पर आ रहा है। कैनोनिकल का लिटरल मीनिंग होता है ओरिजिनल, कैनोनिकल का लिटरल मीनिंग है ओरिजिनल। अगर आपके सामने एक मिरर रख दिया जाए, दो खुशी हो जाएंगी यहाँ, पर कैनोनिकल आप हो, मिरर वाला क्या है, डुप्लीकेट पेज के तो डुप्लीकेट हो जाती है। है, हो जाती है पेज के डुप्लीकेट। अब मिरर लगे हैं, यहाँ पे आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बीच में दिख रहा है। वो सब डुप्लीकेट है, कैनोनिकल आप, ठीक है। तो आपका नाम आज से कैनोनिकल मनीष, स्पार्टन मनीष डाल गया, कैनोनिकल भी लिखे हैं। इसका नाम आज से कैनोनिकल मनीष ही रख देते हैं। तो अब मतलब क्या है इन सब चीजों का, कैनोनिकलाइजेशन क्या है, कैनोनिकल लिंक क्या है। ऐसा होता है आपका कोई भी पेज जब आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हो ना, आपकी नजर में एक सिंगल पेज पब्लिश हुआ है, बट गूगल की नजर में या इंटरनेट की दुनिया में एक पेज के मल्टीपल डुप्लीकेट वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यूआरएल
यूआरएल्स के नेचर के कारण, यूआरएल्स एनाटॉमी, बिकॉज ऑफ यूआरएल एनाटॉमी। मतलब क्या है इसका, देखिए अब आपके वेबसाइट पर कोई भी पेज है, आप उसे HTTP से भी ओपन कर सकते हो और HTTPS से भी कर सकते हो। ये है क्या एक्चुअल में, प्रोटोकॉल ही तो है। तो प्रोटोकॉल का मतलब पता क्या होता है। अब आपको मान लो ये है आपका ऑफिस और ये है आपका घर। ऑफिस से घर जाने का क्या एक ही रास्ता हो सकता है, दूसरा भी तो हो सकता है ना। तो अब ये रास्ता ज्यादा सेफ है, यहाँ पे सड़क अच्छी बनी है, अब यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं बनी, पर जा तो दोनों रास्ते से सकते हो ना। क्या पता एक पे बोर हो गए तो सोचा चलो आज एडवेंचर करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। वैसे ये जो दो प्रोटोकॉल है ना, HTTP और HTTPS, एक्चुअल में दो रास्ते हैं। जब सर्वर से ब्राउजर की तरफ डेटा आता है ना, लोग आपकी वेबसाइट ब्राउजर में अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं, पर आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, सर्वर होस्टिंग पे। तो अब जो डेटा यहाँ पे आएगा, तो दो अलग अलग रास्ते हैं, HTTP रास्ता भी, HTTPS रास्ता भी। दोनों में से किसी भी एक मेथड से आ सकता है। S सिक्योर्ड है, P ज्यादा सिक्योर्ड नहीं, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी आ सकता है। मतलब आपका पेज HTTP पे भी ओपन हो सकता है और S पे भी हो सकता है। यूआरएल चेंज, आपने अपनी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट खरीद के रखा हुआ, सो दैट आपका जो डेटा HTTPS के थ्रू आए हमेशा। पर इसका मतलब तो नहीं है कि आपने SSL सर्टिफिकेट खरीद लिया तो HTTP का रास्ता बंद हो गया। वो रास्ता तो रास्ता ही है। आप S के थ्रू अपनी वेबसाइट ओपन करोगे, वो ओपन हो जाएगी, पर कोई बंदा दूसरा अगर HTTP के थ्रू ओपन करने की कोशिश करेगा वेबसाइट, तो भी ओपन हो जाएगी। पीसी नहीं। हाँ, चाहे आपने SSL सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है, आपकी वेबसाइट फिर भी पी पे ओपन हो सकती है। ठीक है, आपने SSL सर्टिफिकेट खरीद लिया, इसका मतलब ये तो नहीं आप रेगुलर आप ऑफिस से घर सिक्योर रास्ते से जाना चाहते हो, इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि आपका भाई भी उसी रास्ते से जाए, वो तो एडवेंचर हो सकता है ना। तो वही सेम है, आपने चाहे SSL सर्टिफिकेट परचेज किया है, बट आपका अल्टीमेटली जो वेबसाइट है ये क्या होगा, वो पी पे भी ओपन हो सकती है। मतलब आपने अपनी वेबसाइट में एक पेज पब्लिश किया, ये वाला ब्लैकमैन शूज का, आपने सोचा इस पेज का यूआरएल है ये, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट खरीद रखा है HTTPS abc.com/blackman-shoes। बट अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पेज को ओपन करता है ऐसे एस लगाए बिना, तो भी आपकी वेबसाइट आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब रास्ता कौन सा होगा, पी। अब मेरे को बताओ पेज कितने हैं, एक, यूआरएल कितने हो गए, दो हो गए ना। यूआरएल तो दो बन गए। अब दो यूआरएल्स गूगल की नजर में क्या होगा, मैंने आपको बताया था यूआरएल क्या है, हर एक पेज का क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब अगर दो यूआरएल बन गए तो पेज भी दो बन गए, और दोनों पेज पे कंटेंट 100% सेम, डुप्लीकेसी। अच्छा, आपकी वेबसाइट पी और एस दोनों से ओपन हो सकती है। आपने एक पेज पब्लिश किया, बट एक्चुअल में दुनिया में दो पेज बने। हमने सिर्फ क्रिएट एक पेज किया, पेज कितने, हाँ, इंटरनेट के वर्ल्ड में कितने पेज बन गए, दो पेज बन गए। अच्छा, अब आपकी वेबसाइट www से भी ओपन हो सकती है, जैसे यूआरएल के अंदर www हम डाल देते हैं ना, नॉन www से भी हो सकती है। मतलब ऐसे, ये आपने एक पेज पब्लिश किया ब्लैकमैन शूज का, प्रोटोकॉल के बेसिस पे उसके दो पेज बन गए, एक HTTP, ये क्या हो गया, abc.com/blackman-shoes, और दूसरा ये HTTPS abc.com/blackman-shoes। अब ये पेज www पे भी ओपन हो सकता है, नॉन www पे भी, क्योंकि ये दोनों क्या है, नेम सर्वर्स है, www है नॉन www। ओके, ट्रिप इंटरनेट ये है, अगर इंटरनेट ना, बताता हूं, अगर ये है इंटरनेट तो www है सिर्फ इतना सा वेबसाइट का नेटवर्क। www के बाहर भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, समझ रहे हो, जो www का www नेटवर्क का पार्ट नहीं है। तो अब जो फर्स्ट वेबसाइट है वो आपकी ऐसे ओपन हो रही है, http://www.abc.com, और या फिर ऐसे हो सकती है http://abc.com।
मतलब प्रोटोकॉल और नॉन, फिर ये HTTPS ट्रिपल डब्ल्यू के साथ भी हो सकता है, और मतलब आपने एक पेज बनाया बट उसके वर्जन अब 4 बन गए। अच्छा, सेम ऐसे इसके पीछे एक स्लैश लग जाता है और विदाउट स्लैश भी बन जाती है URL। आपकी वेबसाइट का जो होम पेज होता है ना, होम पेज पता कैसे ओपन होता है? आपको लग रहा है ना आपका होम पेज ऐसे ओपन होता है, ये रहा, ये आपका होम पेज। आपने मान लो डोमेन खरीद के रखा हुआ abc.com, आपको लग रहा है आपका होम पेज का URL है ये HTTPS abc.com। ऐसे ओपन होएगा ना होम पेज का, .com पे खत्म हो जाता है ना, .com .in पे TLD एक्सटेंशन पे। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है। मान लो आपकी वेबसाइट HTML के थ्रू बनी है, फ्रंट एंड वेबसाइट है कोडिंग के थ्रू, तो आपका होम पेज ये भी हो सकता है abc.com/index.html, क्योंकि index.html ना हमेशा होम पेज का URL नाम रखा जाता है। आप जब कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाते हो ना, जिस भी पेज का नाम index.html ना, वो आपका होम पेज बन जाता है। आप आगे जाके आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं, वो हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। ओके, अभी जो हम बनाएंगे वो विदाउट ट्रिपल डब्ल्यू होगी। नहीं है, सच नहीं है ट्रिपल डब्ल्यू। मतलब छोड़ दिया। तो अगर आपकी वेबसाइट PHP टेक्नोलॉजी पे बनी है तो आपका होम पेज ऐसे भी ओपन हो सकता है। और फिर इसके नीचे अगर ब्लैकमैन शूज वाला पेज है, तो ब्लैकमैन शूज के पेज के कितने URL हो सकते हैं? एक प्रोटोकॉल के साथ, एस प्रोटोकॉल के साथ ब्लैकमैन शूज, और एक विदाउट एस प्रोटोकॉल के साथ। एक ट्रिपल डब्ल्यू के साथ, ये तो नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वाला हो गया, ये नॉन ट्रिपल डब्ल्यू हो गए, इसके ट्रिपल डब्ल्यू वर्जन भी बन सकते हैं। ये इस पे लिखा था डब्ल्यू। अच्छा, ब्लैकमैन शूज, और ये भी नॉन ट्रिपल डब्ल्यू के साथ भी बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इसका URL HTTPS abc.com/index.php स्लैश ब्लैकमैन शूज। एक ही पेजिंग इन सारी यूआरएल को क्लोज हाँ, यस। फिर इनका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है? बल्कि नुकसान ये, बेनिफिट नहीं है कोई, बता इनको रोक नहीं सकते सर। रोक सकते हैं, तभी तो बता रहा हूँ। Okay, पहले प्रॉब्लम बता, सॉल्यूशन बताओ। अच्छा, एक ना index.php की बजाय ना यहाँ पे गूगल ने सॉरी इंटरनेट रिप्लेस कर देता है इस URL को। मतलब आपकी वेबसाइट का होम पेज सिर्फ .com तक नहीं, index.php के बजाय अगर सिर्फ स्लैश चल रहा है ना, वो स्लैश भी किसे रिप्रेजेंट करता है? index.php या index.html को रिप्रेजेंट करता है। मतलब विद स्लैश और विदाउट स्लैश भी हो सकता है आपका URL। तो मतलब एक ही पेज इतने सारे वर्जन क्रिएट कर देता है, और सारे वर्जन पे सेम कंटेंट, तो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम। और इससे भी बुरी हालात पता क्या हो सकते हैं? आपने SSL सर्टिफिकेट परचेज किया, आपने सोचा कि मुझे अपनी वेबसाइट रखनी है HTTPS पे। अरे ये बात आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, क्रॉलर को बताया ये? नो। आपने सर्टिफिकेट SSL परचेज कर लिया, आपने सोचा मेरी वेबसाइट एस पे होनी चाहिए, आपने सोचा मुझे ट्रिपल डब्ल्यू रखना है, और आपने सोचा मेरे को पीछे स्लैश भी रखना है, एस भी रखना है, ट्रिपल डब्ल्यू भी रखना है, और स्लैश भी रखना है, तीनों चीजें रखनी है। आपने ये URL अपनी वेबसाइट के लिए सोच लिया, ठीक है, और अल्टीमेटली आपने ऑन पेज की, और इस URL को लेके आपने इसके बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दिए, इसके रेगुलर बैकलिंक्स बना रहे हो, इस URL पे अथॉरिटी इकट्ठी हो रही है। पर एक्चुअल में उस पेज के कितने सारे वर्जन बन चुके हैं? अब उन सब वर्जन में से गूगल किस वर्जन को ओरिजिनल मान ले, हमें कुछ नहीं पता, रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर ले, और गूगल ने सेलेक्ट कर लिया इससे ओरिजिनल वर्जन HTTP नॉन ट्रिपल डब्ल्यू विदाउट स्लैश। गूगल इससे रैंक दे रहा है, आप बैकलिंक ऊपर वाले पे बना रहे हो, सारी SEO खराब हो रही है। इसलिए जरूरी है कि आप जिस भी वर्जन में से, इतने सारे URLs में से जिस भी वर्जन को ओरिजिनल वर्जन मानना चाहते हो, ये बात क्रॉलर को बताओ। और वो कैसे बताई जा सकती है क्रॉलर के बाद? विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल लिंक। ये टैग नहीं होता है, इसे कुछ लोग कैनोनिकल टैग बोलते हैं, नोट्स में भी कैनोनिकल टैग ही मैंने लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में एक कैनोनिकल लिंक है, टैग मेटा टैग्स होते हैं।
और कैनोनिकल लिंक ऐसे लगता है, आपने अपने यूआरएल में अपने होम पेज सॉरी अपने हेड सेक्शन में डालोगे इस तरह से, जैसे आपके हेड सेक्शन की ना कोडिंग ऐसे होती है। हाँ, वर्डप्रेस पे पहले ऑटोमेटिकली हुआ पड़ता है तो मैनुअली नहीं करना पड़ता, और दूसरी वेबसाइट्स पे खुद करना पड़ता है। तो कैनोनिकल सॉरी लिंक इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा में अपना अपना बस ओरिजिनल वर्जन डाल दो। मान लो ये हमारा पेज है ब्लैकमैन शूज का, इसलिए मैं जिस भी ओरिजिनल वर्जन पे रखना चाहता हूँ वो वर्जन मैं यहाँ पे डालूंगा। HTTPS के साथ रखना है, ABC के साथ रखना है, साथ में पीछे स्लैश डालना। ओके, अब इसे क्लोज कर दिया। अब ये URL जब कैनोनिकल लिंक एज अ पार्ट ऑफ कैनोनिकल लिंक इस पेज पे जाएगा तो गूगल अब इससे क्या कंसिडर कर लेगा, बोलो, ओरिजिनल कंसिडर कर लेगा। ठीक है, गूगल पर ओपन फिर भी दूसरे दूसरे तरह से। अच्छा, क्या ओपन दूसरे वर्जन के साथ फिर हो जाएगा? अगर इस मैंने एक सिंगल वर्जन को कैनोनिकल बना लिया, ओरिजिनल बना लिया, तो मान लो HTTPS वाले वर्जन को बना लिया, तो HTTP पे मेरा पेज ओपन हो जाएगा बनाया नहीं सर ओपन कैसे हुई? है? बन गया Let me show you. ओपन हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ओपन करते हैं Amazon की वेबसाइट। ठीक है, Amazon की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली यहाँ पे। अब इसकी अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसका कोडिंग चेक करते हैं। किसी भी पेज की कोडिंग कैसे चेक कर सकते हो, आपको ना बस उस पेज के यहाँ पे आके राइट क्लिक करके कंट्रोल या तो कंट्रोल U कर लो, या फिर यहाँ पे पेज, फुल कोडिंग होती है। हाँ, व्यू पेज सोर्स कर लो, जैसे मैंने किया। अब कंट्रोल F करके हम यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं फाइंड आउट करूँ कैनोनिकल, ये रहा। अब आ रहा है ना https://www. हाँ, कोडिंग ओपन की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। https://amazon.in। कैनोनिकल लिंक इसका पता चल गया, मतलब इन्होंने किस वर्जन पे रखा है, S वर्जन, www वर्जन और पीछे स्लैश वाले वर्जन पे। तो अगर मैं इसकी वेबसाइट इससे ओपन करने की शुरू करता हूँ, HTTP www बिना डाले और स्लैश भी नहीं डाला, हो जाएगी ओपन फिर अब इसकी वेबसाइट? हाँ, और हो गई। अगर मैं इस URL को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और नोटपैड पे करता हूँ पेस्ट, अच्छा वो चेंज कर देते हैं। हाँ यस, वो रीडायरेक्ट कर रहा हूँ S/www. तो इट मीन्स अगर हम डिफरेंट पाथवे चूज भी करते हैं, वो हमें डिफरेंट पाथवे पे जाने ही नहीं देगा, वापस ओरिजिनल पाथवे पे ले जाएगा। तो इट मीन्स कैनोनिकलाइजेशन सही चलती है। मतलब हमने विदाउट एस किया था, एस पे ही हाँ, पर उसने हटा के S पे ले लिया। जैसे बंदे सर amazon.in सर्च करेंगे जब भी तो ऐसे काम करेंगे। हाँ यस, ऐसे काम कर। फिर इसका बेनिफिट भी तो है सर। हाँ, तो बेनिफिट वैसे इसलिए आप आपको कैनोनिकल लिंक हर एक पेज पे डालना, ठीक है, और कैनोनिकल लिंक डालते हुए अल्टीमेटली हो गया सब यार पॉसिबल फॉर एग्जांपल